आज सुनिए गीता श्री की कहानी आवाज दे कहाँ है वैदेही के स्वर में। नैन्सी के कदम आज फ्लैट से बाहर निकलते समय रुक गए। वैसे तो कल जब से उसने वह पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनाई है तब से ही उसका मूड खराब है। ऐसा लग रहा था उसे जैसे बहुत कुछ खोसा गया है। उसे कुछ अधूरापन सा लग रहा था। अजीब सी उदासी उसके जी में छाई थी। पर काम पर तो जाना ही था। जैसे ही वह बाहर निकली और लिफ्ट की तरफ बढ़ी, सामने वाले फ्लैट से मुकेश के गाने की आवाज आई, एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल। अरे, आज रफ़ी की जगह मुकेश के गाने, ये कैसा रहस्य है। लिफ्ट से उतरते हुए ये 3 मंजिलें भी उसे 3 कोस का सफ़र लग रही थीं। जब से वे लोग यहाँ पर आए हैं तब से यह फ्लैट उसके लिए एक पहेली है। पहेली भी नहीं, उसके लिए एक ऐसा रहस्य है जिस पर काले रंग का पर्दा है। नैन्सी को यहाँ आए हुए कुछ ही महीने हुए हैं। वह अपने बजट में ग्रेटर नोएडा में कम रिहाइश वाले इस इलाके में अंतिम मंजिल पर यह फ्लैट खरीद सकी है, जहाँ एक बार माँ आर्थिक रूप से खोखली हो गई थी उसे डॉक्टर बनाने में। वह खोखली हो गई इस फ्लैट को खरीदने में। बहुत मुश्किल से खरीद सकी थी इतने एकांत कोने में यह फ्लैट। जब वह आई थी तो माँ ने मना किया था कि इतने सुनसान इलाके में फ्लैट लेना खतरे से खाली नहीं है। पर उसे तो अपना बजट भी देखना था। और फिर जिस सरकारी अस्पताल में उसकी नौकरी है वह यहाँ से बहुत पास है। बाकी सोसाइटी उसके अस्पताल से बहुत दूर थी और उसकी आधी सैलरी तो आने जाने में ही खर्च हो जाती। उसके पास बचता क्या। और उस पर माँ की जिद कि कुछ सालों में शादी भी करनी है, तो सबके लिए पैसा तो चाहिए ही। इन्हीं सब बातों के चलते उसकी तलाश इस सोसाइटी पर खत्म हुई। पर यहाँ का सन्नाटा और यहाँ की रहस्यमय आवाज़ें, उसके कान बचपन से ही कुछ ज़्यादा सुनते हैं। जब वह छोटी थी तब छुपन छुपाई में हल्की सी फुसफुसाहट से ही अपनी सहेलियों को ढूंढ लेती थी। न जाने क्यों उसके कानों को वह सब सुनाई पड़ता था जो और किसी को नहीं सुनाई पड़ता था। ऐसे में कई बार माँ से थप्पड़ भी खाया था। न जाने किस किस की बातें माँ को सुनाती और माँ को लगता कि वह चुगलखोरी कर रही है। जब से इस फ्लैट में आई है तब से अजीब सी फुसफुसाहटें पूरे फ्लोर पर तैरती हुई लगती। उसे ऐसा लगता कि न जाने अजीब सी आवाज़ें उसके फ्लैट के चारों तरफ फैली हुई हैं। उसके घर को ध्वनि तरंगे घेरे हुए हैं। फुसफुसाहट, हंसी, बेचैनी, कुंठा, लड़ाई, सब कुछ क्या नहीं था। हर तरह की वायु तरंगे थीं। कभी कभी उसे लगता कि ध्वनि तरंगें उसका पीछा कर रही हों उसके बिस्तर में। वह चादर ओढ़कर सोने की कोशिश करती और उसे कोई हंसी उठा देती। यह सब क्या था। वह रात में निकल जाती। उसके सामने वाले घर में से आहटों का साया उसके सामने आ जाता। वह करीब जाती, उसके मैले जंग लगे ताले को बार बार छूकर देखती, महसूस करके देखती कि आखिर है क्या, आखिर क्यों ये आवाज़ें हैं, यह क्या रहस्य है। माँ के बुढ़ापे और कमज़ोरी को ध्यान में रखते हुए नैन्सी ने उनसे कुछ नहीं कहा। हालांकि वह कहना चाहती थी पर कह न सकी। वह माँ से कहना चाहती थी कि आवाज़ें उसका पीछा करती हैं और कभी कभी उन आवाज़ों में उसे एक निराशा दिखती, जीवन से निराशा। और कभी कभी विभत्सता विभत्सता में वह डर जाती, उसे भयानक लगता। और जब उस भयानकता को महसूस करती तो अंदर तक सिहर जाती। उफ, वे आवाज़ें। लिफ्ट रुक गई थी नीचे। वह वहीं बैठी रही। अभी अस्पताल की गाड़ी नहीं आई थी। वह रोज़ ही इस समय इन आवाज़ों को महसूस करती थी। आज यहाँ पर हलचल में कुछ उदासी सी थी। रोज़ तो उस सामने वाले फ्लैट में ताजगी वाली हलचल होती थी। आज न जाने क्यों उसे हलचलों में कुछ कमी लग रही थी। जब वह इस फ्लैट में आई थी तो उसे डर लगने लगा था। क्या रहस्य था ताले में बंद उस फ्लैट का।
आखिर उसमें जो उठापटक होती थी वह किसी को सुनाई क्यों नहीं पड़ती थी। गार्ड से उसने कई बार इन हलचलों के बारे में बात की, पर वह हंस पड़ा था। उसे लगा कि जैसे उसने कोई वाकई में हंसने वाली बात कर दी थी। रात में जब उसकी रात की रानी महका करती तो उसे लगता कि उसके सामने वाले फ्लैट में उसकी खुशबू का स्वागत किया जाता था। वह उस उपस्थिति की कल्पना से ही सिहर उठती थी। आखिर कौन था? और ताले में बंद हलचलों से वह हलकान हो जाती थी। कई बार उसने दरवाजे पर दस्तक दी, कौन है, कौन है अंदर? पर उसे जवाब कुछ नहीं मिलता। उसे ऐसा लगता कि जो भी कोई है वह तितर बितर हो गया। आहटें बंद हो गईं, हलचलें बंद हो गईं। एक असहज सी शांति छा गई। रात के अंधेरे का साम्राज्य छा गया। पर सुबह होते ही हलचलें जिंदा हो गईं। वे हलचलें उसके जीवन का हिस्सा बन गई थीं। वे हलचलें उसे डराती थीं, पर वह उसके साथ रहती थीं। रसोई में काम करते समय, फ्रिज से पानी निकालते समय उसे लगता था कोई हल्के हल्के बात कर रहा है। कोई जीवन की नश्वरता के बारे में बात कर रहा है, कोई गाने गा रहा है, कोई बड़बड़ा रहा है, लेके रहेंगे, पता नहीं क्या लेके रहेंगे। आवाज़ बुझ जाती है, मानो कोई आवाज़ आज़ाद होने के लिए छटपटा रही है। कोई हत्याओं को जस्टिफाई कर रहा हो, जैसे कुछ हत्याएं जायज़ होती हैं। कोई पहेली बुझा रहा हो। वह पहेलियों की सीढ़ी चढ़ न पाती, वह वहीं गुथ कर रह जाती। वह आटा गूंथते गूंथते उन आवाज़ों को अपने अंदर महसूस करती रहती। रात को पानी पीते हुए वह उन आवाज़ों को पीती। ऐसा क्या था उस घर में? रात हो या दिन, कुछ आहटों के सन्नाटे उसे सुनाई देते। न जाने क्यों वह ठिठक जाती। कुछ दिनों के बाद उसने सोचा था कि वह मकान मालिक से बात करेगी। वह उन आहटों के बारे में बताएगी। वह बताएगी कैसे कुछ हलचलें रात में उसे सोने नहीं देती। गार्ड उसकी बात सुनकर हंसा था। सोसाइटी का सुपरवाइजर भी उसकी बात सुनकर हंस पड़ा। उसकी जमकर खिल्ली उड़ाई गई। उसकी बातों को खिलखिलाहट में उड़ा दिया गया, मानो सब उसे वहमी ठहराने की कोशिश कर रहे हों। हलचलें भी उस हंसी में सहम गईं और वह परेशान होकर अपने फ्लैट में वापस चली गई। माँ को हिदायत दे दी कि घर का दरवाज़ा जब तक वह नहीं आती खोलेंगी नहीं। हालांकि उस दिन के बाद हलचलें कम हुईं। जब जब यहाँ हलचलें होती उसे बचपन की वह कोठरी याद आ जाती जिसमें अजीब हलचलें होती थीं और उन हलचलों के बीच होती थीं तमाम कहानियाँ। उन कहानियों में चीखें जो उन सहपाठियों के गले से निकलती जब भी वे स्कूल की उस कोठरी से होकर गुजरती थीं। स्कूल की उस कोठरी में एक अनजान औरत की कहानी थी। उस कहानी में बहुत कुछ था। न जाने कितनी फुसफुसाहटें थीं। कोई कहता कहीं से आई थी, कोई कहता किसी ने मारकर यहाँ डाल दिया था, तो कोई कहता था कि अपने बेटे के प्यार में यहीं चली आई थी और बेटे को लेकर इसी कमरे में मर गई। कुछ भी कहानी हो, पर सच तो यही था कि वह एक अभिशप्त कमरा था। लड़कियों के हाथ से चाट का दोना छीनकर फेंक दिया जाता था। कहते थे कि उस कमरे में औरत को सफाई बहुत पसंद थी। उसके स्कूल में उस कोने को बहुत साफ रखा जाता था। हर समय अगरबत्ती जलती रहती थी। हर रोज उस कमरे में कुछ न कुछ खाने के लिए रख दिया जाता था और आश्चर्य कि दिन भर में दोने का खाना गायब हो जाता था। उस स्कूल में हवन होता था और हर बार उस आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की जाती। आत्माएं भी कितनी बेचैन होती हैं, जीवित मनुष्यों की तरह, जो बिना मान मनोबल के शांत नहीं होते। उस कमरे के आसपास जाने से स्कूल की लड़कियां डरने लगी थीं और उस कमरे के आसपास लोहे का जाल लगा दिया गया था। एक दिन उसे उत्सुकता हुई सच जानने की। उसके पास से गुजर रही थी कि अजीब अजीब आवाज़ें सुनाई देने लगीं। करुण चीत्कारें थीं जिनमें पुकार थी। उसे कुछ समझ में नहीं आया, बस किसी तरह गिरते पड़ते भागती चली गई। वह उस दिन जिस डर से गुजरी, उसके बाद तो वह कल्पना ही नहीं कर सकती थी कि वह कोई ऐसा दुस्साहस कर सके। यही कारण था कि वह इस हलचल से दूर थी। जैसे ही वह उस फ्लैट के पास पहुंचती,
उसे स्कूल का वह अभिशप्त कमरा याद आ जाता। वह डर जाती, सहम जाती और भूत भगाने के लिए जो उसकी उंगली में लोहे का छल्ला पड़ा था उसे घुमाने लगती। वह फ्लैट भी उसे अभिशप्त लगता। वह अपने डर को काबू में रखने की कोशिश करती, पर किशोर मन में जो डर की नींव पड़ी थी उस पर इतनी बड़ी इमारत बन चुकी थी कि वह चाह कर भी उसे गिरा नहीं सकती थी। उसे गिराने के लिए साहस की सुनामी चाहिए थी, जो हो नहीं सकती थी। वह डर की चारदीवारी में फंस चुकी थी, वह चाह कर भी नहीं निकल पाती थी। शायद हलचलों के साथ मुलाकात अभी होनी ही थी उसकी। उस दिन बहुत ही आम दिन था जब वह अपना फ़ोन लेकर सीढ़ियों पर बैठ गई। उस दिन बहुत ही ठंडी हवा चल रही थी और अंतिम 13वीं मंजिल पर बहुत ही मज़ेदार हवा आ रही थी। उसके अंदर तक सब कुछ तृप्त सा होता जा रहा था। उसके अंदर ठंडक समाती जा रही थी। वह अनजानी ठंडक आने वाली किसी घटना का सूत्र रच रही थी। वह बहुत दिनों के बाद अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप अंत्याक्षरी खेल रही थी। एक एक अक्षर पर सभी फंस रहे थे और उसे मज़ा आ रहा था। तभी गाना फंस गया। गाना फंस गया च अक्षर से। च च ओह, चा से कौन सा गाना गाऊं? कौन सा गाना गाऊं? ये तो फंस गई मैं। क्या करूं? माँ से पूछूं क्या? वह जैसे अपने आप से बात करती हुई जा रही थी। अरे, इतने छोटे से काम के लिए माँ से क्या पूछना? कहीं से आवाज आई। ये कौन बोला? वह एकदम से चौंक गई। अरे, ये आवाज कहाँ से आई? हेलो, कौन है? कौन है यहाँ? वह पागलों की तरह भागने लगी। कौन है यहाँ? कौन है? हेलो, कौन है? क्या कोई मेरी आवाज सुन रहा है? चा से चाहूंगा मैं तुझे सांझ सवेरे। कौन हो तुम? कहाँ हो? मैं देख नहीं पा रही तुम्हें। वह चीखती रही और अंदर से आवाज आती रही। चाहूंगा मैं तुझे सांझ सवेरे। उधर से सन्नाटा खिंच गया। भयभीत सी वह भाग कर घर में घुस गई। उस मखमली आवाज का दर्द उसको अंदर तक बींध गया। अंदर तक कचोट उठी। वह क्यों गा रहा था और कौन गा रहा था? क्या इस घर में भी उस कमरे जैसा ही कोई रहस्य है? अगर है तो क्या? अब उसे यकीन हो चला था, या तो कोई अंदर है या कोई भूत है। उस रात वह नींद में चौंक कर उठी और पसीने से तरबतर गूंगियाने लगी। वह चीखना चाहती थी, बचाओ बचाओ। थोड़ी देर संघर्ष करती है, हाथ पांव हिलाना चाहती है, दोनों नहीं हिलते, जैसे किसी ने बांध रखा हो। आज भी एकदम चित लेटकर सो रही थी। उसे लगा उसके कानों में कोई गा रहा है, चाहूंगा मैं तुझे सांझ सवेरे। कौन है? सामने आओ तुम, कहते हुए चीखते हुए उठी। क्या हुआ? कितनी बार बोला है एकदम चित न सोया करो, पर तुम बात मानो तब ना। उसके बगल में सो रही उसकी माँ ने कहा। तुम्हें कितनी बार मना किया है कि शाम होने पर जे फिस नहीं लगाया करो, न जाने कौन घुस जाएगा। तुम्हें पता नहीं कि जे आत्माएं भटकती रहती हैं और जिसका शरीर पसंद आता है तो उसमें घुस जाती हैं। अब तुम लोग ठहरे पढ़े लिखे तो तुम लोग कहाँ बात मानोगे? नहीं माँ, ऐसी बात नहीं है। मुझे नहाने के बाद डीओ चाहिए ही चाहिए। मैं नहीं रह सकती उसके बिना। तो अब भुगतो। चलो सो जाओ, नहीं तो तुम्हारो हाल तुम्हारी चाची जैसा ना हो जाए। माँ, अब डराओ ना। लो, इसमें डराने जैसी कौन सी बात है? माँ उसका माथा दबा रही थी, पर उसके कानों में चल रहा था, आवाज मैं न दूंगा। और यह आवाज उसके कलेजे को चीर रही है। ओह, कहीं वह भी तो अपनी चाची जैसी ही नहीं हो जाएगी। उसकी चाची का राज क्या था? माँ ने कभी खुलकर कुछ नहीं बताया, पर बेटी के मामले में कई सावधानियां बरती, जिसमें शाम को इत्र लगाने की मनाही थी। चित सोने पर सख्त पाबंदी थी। कभी चित सोई मिलती तो माँ आकर नींद में ही करवट लिटा देती। सोते समय माँ आशिक जिन का किस्सा सुनाती तो उसे रात में अजीब अजीब आवाज़ें सुनाई देती। उसे लगता कोई है जो उसकी चादर खींच रहा है, कोई है जो उसकी चप्पलें उठा रहा है, और वह पूरी रात न सो पाती। इसके बाद जब वह मेडिकल में नहीं आ गई, तब तक ना तो उसने शाम को इत्र लगाया और ना ही चित सोई। माँ ने ऐसा करने ही नहीं दिया। माँ के इन किस्सों और वर्जनाओं से उसे मुक्ति तब मिली जब फिजियोथेरेपिस्ट की पढ़ाई के लिए शहर आई। इतनी मुश्किल से
उसे डर से मुक्ति मिली थी कि ये आवाज़ें कोई अंदर है तो 2-3 दिन के बाद भी जवाब आएगा। वह उस दिन उस आवाज़ को ओढ़ कर सोई। हालांकि उसने चाहा था कि वह उसे उतार दे, पर उतार न सकी। 2-3 दिन बाद उस मखमली आवाज़ को सुनने के लिए फिर से जा बैठी वह उन्हीं सीढ़ियों पर। उसने गाना शुरू किया। साथी न समझ, कोई बात नहीं, कोई गुनगुना रहा है। फिर वही सन्नाटा पसर गया। उसने अगरबत्ती लगाई, सुलगाई। उसने उस देहरी की सफाई की। अगर आत्मा होगी तो इस सफाई से ज़रूर खुश हो जाएगी, और अगर आदमी है तो कोई तो जवाब आएगा। कोई आवाज़ नहीं आई, कोई सुगबुगाहट नहीं, कोई हलचल नहीं। वह निराश सी होने लगी। अरे शायद कोई है नहीं, वहम ही था उसका। अरे आप सुन सकते हैं मुझे? मुझे सुनिए, बात कीजिए मुझसे। आपकी मदद कर सकती हूँ। प्लीज़ मेरी बात सुनिए। कुछ तो बोलिए, आप कौन हैं? मैं इस हलचल में फंसती जा रही हूँ। आप कौन हैं? जवाब क्यों नहीं देते? फिर चुप्पी, एकदम चुप्पी वहाँ पर। उस फ्लैट में एकदम चुप्पी। फिर बोझिल कदमों से वह निकली। तभी कोई दर्द भरी आवाज़ में गुनगुना रहा है। अब वह इधर उधर से गुजरते समय कुछ न कुछ गुनगुनाती हुई निकलती कि शायद कोई जवाब दे। उधर से जवाब आता। वह लता के गाने गाती, उधर से रफ़ी के गानों की बरसात होती। और वह समझ गई थी कि कोई तो है अंदर। एक दिन हिम्मत करके उसने फिर से गार्ड से बात की। गार्ड ने उससे बेहद कड़े शब्दों में कहा, देखिए मैडम जी, आपकी बात मैं मकान मालिक से करा चुका हूँ। आप चाहें तो पुलिस को बुला लें, उनकी मदद ले लें, फिर और कहीं चली जाएं। ओ वह कहाँ चली जाए? बहुत मुश्किल से तो इस घर में आ पाई है। इतने पैसे कहाँ हैं उसके पास? वह क्या करे? उसकी नसों में चटकन होने लगती। 2 दिन से वह अस्पताल नहीं गई थी, क्योंकि वह खुद को रफ़ी के नगमों में बंधी हुई महसूस कर रही थी। अब वह दिन में सीढ़ियों पर बैठकर गाना गाती और वहाँ से जवाब आता। वह आवाज़ लगाती, पर गानों के अलावा कोई और जवाब नहीं आता। न जाने क्यों वह खुद को अलग नहीं कर पा रही थी। इन दिनों में उसने हर तरह के रोमांटिक गाने गाए, जिंदगी से जुड़े हुए। एक दिन उसने शरारत के मूड में एक ठुमरी गाई, लट उलझी सुलझा जा मोरे बालमा। उसे लगा आज तो उलझ गया। 2 मिनट के बाद फुसफुसाहट, और फिर वही आवाज आई, कल तेरी बज़्म से दीवाना चला जाएगा, क्षमा रह जाएगी, परवाना चला जाएगा। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। अंदर जो भी है साधारण इंसान नहीं है, जो है अद्भुत है, जो है अनोखा है। वह चाहती है वह बात करे, पर वह बात नहीं करता। वह चाहती है वह रहस्य बताए, पर वह चुप रहता है। कोई तो है। वह अब उसके दिल के एकदम करीब आ चुका है। उसकी दर्द भरी गायकी ने उसे मोहपाश में बांध लिया है। अब जब वह उन आवाज़ों को ओढ़ती है, तब वह अजनबी नहीं होती। वह उसकी अपनी हो चुकी हैं। वह एकदम करीब आ चुकी हैं। वह उस मखमली आवाज़ के खोखलेपन को महसूस कर रही थी। अब एक और आवाज़ आने लगी थी। अब कोई मुकेश के भी गाने गाने लगा। दोनों की जुगलबंदी शुरू हो जाती। ओह, उसकी आवाज़ उस दरवाजे के पास जाकर वापस आ जाती। वह दस्तक देकर लौट आती, और वह पसीने पसीने होकर रात में जाग उठती। आखिर क्या हो रहा था? उसके साथ क्यों हो रहा था? उसके हर लम्हे में वे गाने थे। वे केवल गाने नहीं, बल्कि रहस्य भी थे। आखिर उस घर में क्या हो रहा था? वह पिघलने लगती, वह जल उठती। उस आवाज़ का पता लगाने के लिए वह कौन है? क्या कोई अतृप्त आत्मा है जो कहीं भटक कर आ रही है? और वह आत्मा शायद रफ़ी की फ़ैन हो। इस रात वह सीढ़ियों पर आकर बैठ गई। उसकी आहट सुनकर अंदर से वही गाना आया जो पिछले 2-3 दिन से आ रहा था। आज की रात मेरे दिल की सलामी ले ले। ओह, कौन कहाँ जा रहा है? क्या आत्मा की मुक्ति का समय आ गया है? क्या वह आत्मा जल्द इस फ्लैट को छोड़कर चली जाएगी? अब कभी नहीं सुन पाएगी वह उसे। ओह नहीं नहीं, प्रभु उसकी मुक्ति नहीं, उसकी मुक्ति नहीं। उसकी दादी हमेशा कहती थी कि हर आत्मा कुछ समय के लिए भटकती है। वो तो क्या ये वही आत्मा तो नहीं जो भटक रही है? पर किसके लिए? वह रोना चाहती थी पर रो नहीं पाती। पर उस रात बहुत कुछ परछाइयों ने उससे कहा, और वह उन रेंगती हुई परछाइयों की गिरफ्त में आ गई। वह फंस गई। वह निकलना चाहती थी,
पर वह निकल न पाई। संभव है ऐसी ही कोई कहानी इस फ्लैट की रही होगी। वह अपनी बेबसी पर रो उठी। उसका मन हो रहा था कि वह आरी ले और काट डाले उस दरवाजे को जिसके पीछे वह आवाजें कैद थीं। उन आवाजों को खोजना इतना सरल न था। वह उन खोहों में फंस गई थी। प्रभु ने मुक्ति दे, और अगर मुक्ति देना भी तो मुझे दिखा देना। वह पूरी रात न सो सकी। सुबह के 3 बजे कुछ हलचलें उसके फ्लैट के सामने हो रही थीं। उसने आज फिर उन हलचलों को झूठा समझा। वह सिमट गई थी। रहस्य उसे अपनी गिरफ्त में लेता जा रहा था। उसे जल्दी सुबह का इंतजार था। आज भी आम सुबह थी। हर दिन की तरह बहुत भागा दौड़ी थी। उसे रात की हलचलों और फुसफुसाहटों के कारण रोज ही देरी हो जाती थी। उस दिन भी अपवाद न था। नैन्सी मेन गेट से होती हुई गलियारे में दाखिल हुई कि सामने से डॉक्टर शांतनु दिखे। हाय नैन्सी, क्या हुआ? बहुत परेशान दिख रही हो। ऑल इज वेल। देखो तुम्हारे पेशेंट आ गए होंगे। वे इतनी हड़बड़ी में थे कि नैन्सी का जवाब बिना सुने अपने कैबिन में घुस गए। पेशेंट क्या, भांति भांति के टूटे फूटे लोग जो मरम्मत के बाद कई कई दिन अपनी हड्डियों पर मोम चढ़वाकर सिकाई करवाते और नैन्सी को दुआएं देते लौट जाते। सरकारी अस्पताल की भीड़ मिली जुली होती है जिसमें चोर सिपाही सब एक साथ आते हैं। वह जानती थी कि कुछ पेशेंट लाइन लगाने के डर से सुबह ही धरना देकर बैठे होंगे, पर वह क्या, आज रोज की तरह उनकी हड्डियों पर मोम के साथ अपनी स्निग्ध मुस्कान का लेप चढ़ा पाएगी? अनमनी सी वह गलियारे में निकल पड़ी। पता नहीं क्या मन में आया कि अपने विभाग की तरफ न जाकर शांतनु के कमरे में केबिन की तरफ मुड़ गई। हमेशा बाहर खड़ा रहने वाला उनका सहायक भी गायब था। डॉक्टर शांतनु के कमरे में बैठे 3 लोग अजीब सी हंसी हंस रहे हैं। एक पुलिस अधिकारी था। उसने एक सादी ड्रेस में सामान्य कद काठी का आदमी पर विचित्र सा उसे आदमी संदिग्ध लगा। वार्ड बॉय वहीं हाथ बांधे खड़ा था। वह थोड़ा सा अपसेट लग रहा था। उसके चेहरे पर शिकन थी। अपने मेंटोर बुजुर्ग शांतनु को इस तरह निर्लज्ज हंसी हंसते पहली बार देख रही थी। जब भी मिलते मुस्कुराते रहते। आज उनकी सौंधी मुस्कान बारिश के बाद कूड़े के ढेर को छूकर आती हवा सी लग रही थी। छोटा सा केबिन और वहाँ होने वाली सारी बातचीत विचित्र थी और वह समझ नहीं पा रही थी कि केबिन से भाग जाए या खाली स्टूल पर बैठकर सारी बातें सुने। ये एक मोस्ट वांटेड अपराधी था। कैंपस में जाकर छात्रों का नेता बन गया था। हॉस्टल में चिपटा फिर रहा था। पुलिस इसे हर तरफ ढूंढ रही थी। वैसे सुनते हैं कि बहुत पढ़ा लिखा था, टॉपर था, लेकिन नेतागिरी में बर्बाद हो गया। यूनिवर्सिटी कैंपस का सारा माहौल ही खराब कर दिया था। कमीने सब के सब इसके साथ मिलकर देश के खिलाफ जहर उगल रहे थे। निपटा दिया साले को। लेके रहेंगे तो ले लो। दे दिया। दरोगा खीसे निपोर रहा था। आओ नैन्सी, बैठो। कुछ खास? सब ठीक तो है ना? नहीं सर, लेकिन मुझे आपसे अकेले में कुछ बात करनी है। बोलो, यहीं बोलो, कोई बात नहीं। ये रिपोर्ट लेने ही आए हैं। इन्हीं का कारनामा है। इनसे ही आधी रात को मुठभेड़ में मारा गया है एक देशद्रोही क्रिमिनल। सर, लेकिन एक गड़बड़ है। दरोगा धीरे से बात करता हुआ झुका। कागजों में से एक फोटो निकालकर दिखाते हुए फुसफुसाया, यहाँ बाईं साइड में सीने में गोली लगी है। वहाँ काले काले पॉइंट्स दिख रहे हैं, गोदना जैसे फोटो में। सर, ये तो पास से गोली चलाने का साइन होता है। रिपोर्ट में लिखेंगे कि 8 फीट की दूरी से गोली लगी। ये नज़दीक का मामला है। पास से गोली मारी गई है। फोटो में जो ये काले काले धब्बे हैं वो फोटोशॉप में साफ करवाना होगा। आप मेरे पॉइंट्स पर ध्यान केंद्रित कीजिए। नैन्सी के कान खड़े हो गए। वह बैठ नहीं पाई। डॉक्टर शांतनु ने वार्ड बॉय को कुछ निर्देश देकर बाहर भेजा और खुद फिर से पुलिस वाले के साथ गपशप में मशगूल हो गए। नैन्सी को लगा वह उस केबिन में अप्रासंगिक हो चुकी है। एक पल को वह ठिठकी, फिर बाहर चली गई। दरोगा की निगाह उसका पीछा कर रही थी। उसे लगा कि उसकी पीठ पर 2 संदिग्ध आंखें चिपक गई हैं। मुझे उम्मीद है कि आप इन बातों को अपने तक रखेंगी मिस नैन्सी, शांतनु की आवाज़ थी। अंदर से हंसने की आवाज़ें आ रही थीं। शांतनु बधाई दे रहे थे पुलिस वाले को। आपको तरक्की, इनाम सब मुबारक। बड़ा काम अंजाम दिया है आपने। कल देखना, पेपर सारे भरे होंगे।
आपकी बहादुरी के किस्सों से। क्या बताऊं डॉक्टर साहब, बड़ा हिम्मती था ये शाहिद अब्बास। किसी से नहीं डरता था, बेखौफ था साला। हर समय गाने गाते रहता था, नारे लगाता रहता था। जब पकड़ा उसको तब भी नहीं कांपा। बोलता था साहब मार दीजिए हमें, जितनी जल्दी हो। मौत का इंतजार मत करवाइए साहब। पट्टे को महीने भर खिला पिला के तैयार किया, और जिस दिन मरना था उस दिन साला पसीने से नहा गया था। गायक बन गया था साला। गाना गा रहा था, कांप रहा था, गा रहा था। रफ़ी की आत्मा समा गई हो, गाते गाते मरा। सादी ड्रेस वाले आदमी ने कुछ सामान डॉक्टर की टेबल पर रखा। एक पुरानी उधड़ी जिल्द वाली किताब थी। रफ़ी की मुस्कुराती हुई फोटो पर लिखा था, रफ़ी के अनमोल नगमे। हमने उसका सारा सामान फोरेंसिक लैब में भेज दिया है, बस यही रख लिया है। इसकी जांच करा के क्या मिलना है? डॉक्टर शांतनु बोल रहे थे। अपराधियों को भी अपनी जिंदगी प्यारी होती है। अपनी मौत सामने देखकर कौन ना कांपेगा। रफ़ी के गाने सुनने वाला भला मरना क्यों चाहेगा? जरूर इश्क का मारा होगा बेचारा। बाहर वार्ड बॉय बड़बड़ा रहा है। पैसे लेकर गलत रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं सर। अच्छी बात नहीं है। हद है कि घूसखोर पुलिस भी घूस देती है। बंद फ्लैट का तिलस्म टूटने लगा था। तो वहां रखे जाते हैं एनकाउंटर के मुंतजिर। उसने माथा पकड़ लिया। कानों में आवाजों का कोरस गूंज रहा था। सारी फुसफुसाहटें करुण नाद में बदल गई थीं। वे सारी आवाजें बड़बड़ाहटें डिकोड हो रही थीं, जिन्हें वह तब नहीं समझ पा रही थी। उस तिलस्म को तोड़ने के बारे में ख्याल उठा और भय की लहर हड्डी को चीर गई। उसे वीडियो क्लिपिंग्स की याद आई, जिसमें एक सुंदर सा नौजवान देर रात छात्रों की भीड़ से घिरा नारेबाजी कर रहा है। भीड़ उसके पीछे पागल दिख रही है। वह देशद्रोही करार दिया जा चुका था। उसके अपराधों की लिस्ट तैयार की जा चुकी थी और वह फरार था। पुलिस उसे खोज रही थी। वह सरगना घोषित किया जा चुका था। उसके पक्ष में कोई गवाह नहीं। एक कहानी खत्म हो गई थी हमेशा के लिए। कुछ और कहानियों का तिलस्म बाकी है। उसे लगा वह अदालत में खड़ी है, गवाही दे रही है पुलिस के खिलाफ। पुलिस दूर से किसी को उंगली दिखा रही है। उसकी विधवा माँ चेहरे पर तूफान लिए खड़ी है। तूफान उसे लपेट रहा है। वह कपकपा गई। ओह, ये खेल चल रहा है। नैन्सी की आंखों में काली घटाएं उमड़ आई थीं। कानों में रफ़ी के नगमे बजने लगे थे। ओह रफ़ी, आज की रात मेरे दिल की सलामी ले ले। ओह, क्या यही मुक्ति थी? वह मुक्ति और प्रेम में फंस गई। आखिरी रात का गाना यही तो था। 3 बजे रात से जो उसकी बेचैनी थी, जो हलचल थी, वह इस तरह शांत होने वाली थी। वह घर की तरफ कदम बढ़ा रही है और उसकी नसों में गाना बज रहा है। नैन्सी भाग रही है, ओठ थरथरा रहे हैं, पर कोई गाना नहीं फूट रहा। कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। यदि कहानी आपको अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।